नमस्कार। मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो हिंदी ए के सिलेबस में लगा हुआ चैप्टर है, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। इसकी डिमांड काफ़ी समय से बच्चे कर रहे थे, तो आज मैं इस विषय पर आप सबसे बातचीत करूँगी। ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये इसके जो लेखक हैं वो ज्ञानरंजन हैं। ज्ञानरंजन ने इस चैप्टर का नाम मतलब इस लेख का नाम अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता की पंक्ति को लेकर लिखा है। इस शीर्षक का अर्थ है अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, मतलब कि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि अब हमारे बीच वो बात नहीं रही, अब प्रियतमा मुझसे मिलने नहीं आती है जैसे पहले आया करती थी। तो इस शीर्षक से लेखक ने इलाहाबाद शहर को जोड़ा है कि उस शहर में अब वो बात नहीं रही है जो कि पहले थी। तो इसी भाव को लेकर उन्होंने इस लेख को लिखा है। यह लेख उनकी एक कृति है कबाड़ खाना नाम से, उसमें संकलित उनका ये एक लेख है और ये लेख संस्मरणात्मक साहित्यिक लेख है। संस्मरणात्मक साहित्यिक लेख क्यों है? क्योंकि इस संस्मरण कहते हैं उन्हें जब हम किसी अपनी पिछली घटनाओं को याद करते हुए जब हम कोई लेख लिख रहे होते हैं साहित्यिक दृष्टि से, मतलब साहित्य में उसे फिर संस्मरण कहा जाता है। तो संस्मरणात्मक साहित्यिक लेख इसे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये इलाहाबाद की स्मृतियों में लिखा गया, स्मृतियों को याद करते हुए लिखा गया लेख है और क्योंकि इसे साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ा गया है तो इसलिए मैंने इसे संस्मरणात्मक साहित्यिक लेख कहा है। यह लेख इलाहाबाद की संस्कृति और उसकी उथल पुथल का प्रामाणिक दस्तावेज कहा जा सकता है। इस लेख में इलाहाबाद के प्रति लेखक का गहरा जुड़ाव, गहरा लगाव और उसकी संवेदनाओं का ये एक परिणाम है ये लेख। इसे पहले ही पृष्ठ पर लेखक ने कहा, इसे एक भावनात्मक उपद्रव कहा है। इस लेख को कहने का मतलब ये है कि इस लेख को लिखते हुए ज्ञानरंजन को भावना, इमोशंस का एक उतार चढ़ाव इस लेख में, पूरे लेख में शुरू से आखिर तक बना रहा है, इसलिए इस लेख को उन्होंने भावनात्मक उपद्रव कहा है। इसके साथ साथ इस लेख में लेखक ने इलाहाबाद का जो साहित्यिक योगदान रहा है उस योगदान को पाठकों के सामने रखा है। उन्होंने इस लेख को इलाहाबाद के प्रति एक खोज कहा है और उस खोज को मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, माचू पिच्चू की जो खोजें रही हैं, खोज यानी कि रिसर्च जो रही हैं, उस रिसर्च के बराबर माना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी माना है कि इलाहाबाद में ऐसा बहुत कुछ है ढूंढने के लिए जिसे ढूंढा जा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद आज हमें जिस तरीके से दिख रहा है, इलाहाबाद पहले वैसा नहीं था। पहले वहाँ भावनाओं का उतार चढ़ाव रहता था, एक साहित्यिक वातावरण था, हजार कविताएं उस समय लिखी जाती थी, गद्य लिखा जाता था। वो एक माहौल अब विलुप्त होता जा रहा है। तो उन्होंने यही कहा है कि इलाहाबाद एक मतलब गहरा खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद अब मेरे लिए भूस्खलन में समाये हुए शहर की तरह विलुप्त सा हो गया है, क्योंकि अब वो इलाहाबाद नहीं रहा जो इलाहाबाद पहले था। एक बात और कि अब तो इलाहाबाद का नाम भी चेंज हो गया है, उसका नाम प्रयागराज रखा गया है। तो लेकिन साहित्य में आज भी इलाहाबाद नाम से जीवित है, तो साहित्यकार उसे इलाहाबाद के नाम से ही जानते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे रचनाकार जो छठे दशक में हुए, उन्होंने इलाहाबाद शहर पर बहुत कुछ लिखा। उन लेखकों में उन्होंने नाम लिया है केशव चंद्र वर्मा, श्री राम वर्मा, देवी प्रसाद मिश्र और भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त की तो रिकॉर्डिंग इलाहाबाद संग्रहालय में मौजूद भी हैं। तो उन्होंने इन सब के बारे में कहा कि इन्होंने इलाहाबाद के बारे में लिखा तो है बहुत कुछ, लेकिन उनका जो लेखन है वो विवरणात्मक रिपोर्टिंग जैसा लग रहा था। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है। रिपोर्टिंग होती है कि जब हम किसी घटना की या किसी कार्यक्रम की हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशंस देते हैं। तो उन्हें जो भी उनका लेखन रहा है वो इंफॉर्मेशन प्रधान लगा, सूचना प्रधान लगा, जबकि उन्हें ऐसा लगा कि इलाहाबाद पर लिखते हुए जो भी वो लिख रहे हैं उनका लेखन रिपोर्टिंग ना लगकर एक भावनात्मक लेख होना चाहिए था, भावनात्मक लेखन होना चाहिए था, क्योंकि इलाहाबाद सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए शहर नहीं था।
इसी के साथ साथ उन्होंने दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास पर लिखने वाले खुशवंत सिंह, दिनकर, गालिब, सत्यजीत रे, रघुवीर सहाय ने रचनाकारों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि इन्होंने भी शहरों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनका जो लेखन है, जैसे रघुवीर सहाय ने एक लिखा था कि दिल्ली मेरा प्रदेश, उन्होंने ये कहा कि उनके लेखन पर, उनके टिप्पणियों पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि उन्होंने जो भी टिप्पणियां लिखी है उसमें नगरों को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा है। तो उनका ये मानना था कि जब किसी शहर पर या किसी भी जगह पर कुछ लिखा जाता है तो उससे जुड़ी भावनाओं को सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से उन्होंने उन रचनाकारों की कड़ी आलोचना अपने इस लेख में की है जो अपने ही देश में एक मतलब संपन्न जीवन जीते हुए अपने ही देश में परदेसी सा जीवन जीते हैं और परदेसी बनकर शहरों को देखते हैं। इसी तरीके से उन्होंने एक हिंदी के एक बड़े रचनाकार हैं, आलोचक हैं, कवि हैं, अशोक वाजपेयी, आपने नाम सुना होगा। अशोक वाजपेयी का एक काव्य संग्रह, कविता संग्रह है शहर अब भी संभावना। उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी मतलब इस काव्य संग्रह की आलोचना करते हुए ज्ञान रंजन जी ने कहा है कि मुझे बहुत खेद है कि उन्होंने शहर की संभावनाएं तलाशते हुए उन्होंने शहर की संभावना न तलाश कर उन्होंने इस काव्य संग्रह में देह की, शरीर की संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया है, जो कि लेखक की दृष्टि में बहुत अच्छी बात नहीं थी। वो चाहते थे कि इसमें शहर के बारे में लिखा जाता, शहर की संभावनाओं के बारे में लिखा जाना चाहिए था, पर सबका शहर को देखने के नज़रिए अलग अलग हैं। तो अशोक वाजपेयी ने अपने नज़रिए से लिखा, जो कि ज्ञान रंजन को बहुत नहीं भाया। दूसरा इस क्या कहते हैं, इस लेख का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने इलाहाबाद को साहित्यकारों का गढ़ बताया है इस लेख में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि निरंतर 50 वर्ष के दायरे में इलाहाबाद में अद्वितीय युग निर्माता साहित्यकार हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी में अलग अलग युगों का प्रतिपादन किया है, अलग अलग युग के निर्माता हुए रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद की तुलना पेरिस से की है कि जिस प्रकार पेरिस चित्रकारों का स्वप्न लोक है, उसी तरीके से इलाहाबाद जो है वो साहित्यकारों का स्वप्न लोक हुआ करता था। इसी तरीके से जिन रचनाकारों की, जिन युग निर्माता रचनाकारों की बात ज्ञान रंजन करते हैं, उनमें उन्होंने बहुत सारे नाम लिए हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा, इलाचंद्र जोशी, धर्मवीर भारती, अमृत राय, अमरकांत, शेखर जोशी, मलयज, मुक्तिबोध, इन सब के इन्होंने नाम इस लेख में लिए हैं। एक पूरी एक सूची बताई है जो कि समाप्त ना होने वाली सूची है। इसी तरीके से उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में 1964 में हिंदी गद्य के जीवनीकार श्री राम नाथ सुमन का भी नाम लिया, जो कि 1964 में इलाहाबाद आए थे। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि तार सप्तक के रचनाकार अज्ञेय और प्रतीक के भी वो संपादक रहे हैं, वे भी इलाहाबाद में रहते थे। प्रभाकर माचवे और गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये तीनों अपनी नौकरियों के कारण इलाहाबाद में रहे। नरेश मेहता, मोहन राकेश और नेमी चंद्र जैन, ये भी इलाहाबाद में रहे और इन्होंने अपना साहित्य भी वहाँ लिखा। ये बहुत सारे और भी बहुत सारे रचनाकारों का नाम उन्होंने लिया है, लेकिन ये नाम जो है शॉर्ट लिस्ट करके मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक नाम और लिया है, वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी आपने स्कूल में पढ़ी होगी, पंचलाइट। उन्होंने कहा कि फणीश्वर नाथ रेणु और उनके सुविख्यात मैला आंचल उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, उनका पहला उपन्यास है मैला आंचल, और ये हिंदी साहित्य में आंचलिक प्रवृत्ति का सबसे पहला उपन्यास माना गया है। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इलाहाबाद बहुत सारे युग निर्माताओं का शहर रहा है। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक प्रवृत्ति का प्रवर्तक कहा जाता है और उनकी ये रचना जो मैला आंचल है, इसी से आंचलिकता की शुरुआत हिंदी साहित्य में मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने मैला आंचल का जब क्या कहेंगे प्रकाशन हुआ, वह तब वे इलाहाबाद में थे, और उन्होंने ये भी कहा कि रेणु के पास हमेशा से एक सफ़ेद कुत्ता रहता था और वो आदिवासियों की तरह जीवन जीते थे और हमेशा शांत रहते थे। लेकिन
फणीश्वर नाथ रेणु और उनकी कृति मैला आंचल पर इलाहाबाद में बहुत विवाद हुआ था और बहुत सारे विवाद और बहस उस समय रही थी। अगर उनकी कृति को लेकर ये बहस इलाहाबाद में नहीं हुई होती तो शायद रेणु इलाहाबाद में ही रहे होते। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा इलाहाबाद के संदर्भ में कि इलाहाबाद बाहरी लोगों को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से अपनाने वाला शहर नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने इस और भी इशारा किया है कि ऐसे कौन से कारण थे कि इलाहाबाद शहर जो है वो फ्लॉप होता गया, या वो उस शहर में वो बात नहीं रही जो उस समय रही थी जब इलाहाबाद में बहुत सारे साहित्यकार बसते थे। उन्होंने इसका कारण उत्तर आधुनिकता का प्रभाव माना कि उत्तर आधुनिकता के ज्वार में इलाहाबाद साहित्यिक दृष्टि से विलुप्त होने लगा था। उत्तर आधुनिकता जो कॉन्सेप्ट है वो 1980 के दशक में भारत में आया वैचारिक जगत में। उसमें दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी उन सबको केंद्र में लाया गया और उन सब पर साहित्य रचनाएं लिखी जाने लगी। साहित्य रचनाएं, वैचारिक लेख, बहुत कुछ उस समय लिखा जाने लगा। फेमिनिज्म, दलित विमर्श और क्या कहते हैं आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, ये सारे के सारे उत्तर आधुनिकता की देन है। तो इन सब में क्या हुआ कि जो ये साहित्यकार थे इनकी जो कृतियां थी वो कुछ पीछे छूटने लगी। इसके साथ साथ ये भी कहा, मतलब पीछे छूटने का मतलब ये नहीं कि उनका साहित्यिक महत्व समाप्त हो गया, लेकिन एक रुझान जो था वो थोड़ा अलग हो गया इन चीज़ों से। उन्होंने ये भी कहा कि एक महान त्रासदी थी कि कॉन्सर्ट्स ऑफ द गोल्डन सिटी देखते हुए उन्हें इलाहाबाद की याद आती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर आधुनिक दौर आते आते 1980 के दशक तक आते आते बहुत सारे साहित्यकारों ने इलाहाबाद छोड़ दिया था। इसके जिन लोगों ने इलाहाबाद छोड़ा उसमें अजीत कुमार, ओंकार नाथ का नाम उन्होंने स्पेशली लिया, जो दिल्ली, अजीत कुमार दिल्ली शिफ्ट हो गए और ओंकार नाथ जो थे वो लंदन चले गए थे। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा। नागार्जुन भी बहुत समय तक इलाहाबाद में रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इलाहाबाद छोड़ दिया था। तो ऐसे बहुत सारे रचनाकार रहे थे जिनका इस सूची में उन्होंने नाम लिया। और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें बहुत सारे युग निर्माता रहे थे, तो पंत का नाम उन्होंने लिया, महादेवी, निराला का नाम जो उन्होंने लिया, जिनकी कविता की पंक्ति पर इस चैप्टर का नाम भी आधारित है, ये सारे के सारे छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। और भी बहुत सारे थे, जैसे कि क्या कहेंगे, महादेवी वर्मा और ये सब। धर्मवीर भारती अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट रचनाकार रहे हैं, जिन्होंने गुनाहों का देवता लिखकर साहित्य में एक नए तरीके के उपन्यासों का जन्म हुआ था उनके लेखन से। फिर उन्होंने इसके बाद एक लेखकों की दूसरी कतार की बात कही जो उत्तर आधुनिकता के दौर में उपजे थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में गंगा का जो पूर्वी घाट से लेकर मनौरी का जो वायु सेना मैदान है वहां तक रचनाकारों का पूरा सब्ज बाग था, खूब सारे रचनाकार थे। उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद से लोगों के पलायन का कारण क्या था। उनके जाने का कारण ये था कि इलाहाबाद जो था एक गरीब शहर था। वो रचनाकारों की क्या कहेंगे जीविका की पूर्ति नहीं कर पाता था, यानी कि वहाँ रहते हुए जो रचनाकार थे वो बहुत कमा नहीं पाते थे। तो ये भी कारण रहा था कि लोग वहाँ से पलायन करने लगे साहित्यकार। इसलिए लेखक जो है वहाँ बहुत लंबे समय तक बसते नहीं थे, आते थे, जाते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने आगे इलाहाबाद की तुलना बनारस और लखनऊ से की। उन्होंने बनारस भी साहित्यकारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध शहर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, त्रिलोचन, विष्णु शर्मा और विद्यानिवास मिश्र ये हिंदी के बहुत बड़े नाम हैं। इन्होंने भी एक समय के बाद दिल्ली शिफ्ट होते हुए इन लोगों ने भी बनारस छोड़ दिया था। उन्होंने लखनऊ को खुशनुमा सैरगाह कहा था कि वो मतलब वैसे वो क्या कहेंगे कि बनारस की तुलना में बहुत बेहतर था, लेकिन उन्होंने लखनऊ को क्या कहेंगे कि एक निचले लेवल के, या उनके भाषा में मैं बोलूँ तो उन्होंने यहाँ पे टुच्चे कवियों का शहर कहा था। उन्होंने ये कहा था कि एलन गिंग्सबर्ग जैसे कवियों को लखनऊ में स्थान मिला था। इस तरीके के लेखकों को वो कवि, इस तरीके के कवियों को वो कवि नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि ये लोग लखनऊ में ही रुक गए थे, इन्हें इलाहाबाद में नहीं आने दिया गया था।
हाँ, इसके साथ साथ आप इस चैप्टर, अगर आपके पास किताब है तो उस किताब का जो पेज नंबर 91 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसमें उन्होंने निराला की इस पंक्ति का जिक्र किया है जिस पंक्ति पर ये इस चैप्टर का शीर्षक आधारित है, वह पेज नंबर 91। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा। इसमें उन्होंने बताया है कि क्या नाम है, निराला के इस पंक्ति का उन्होंने नाम लिया है कि मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों में कि जो इलाहाबाद पहले रहा था, जहाँ पर लोगों ने प्रेम की कविताएं लिखी हैं, जिन क्या कहते हैं बागों में, बगीचों में बैठकर उन्होंने प्रेम प्रसंग लिखे हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी जो साहित्य में कालजयी कविताएं मानी गई हैं, उन कविताओं को लिखने के जो स्थान थे अब वो इलाहाबाद में वो विलुप्त होते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उस तरीके से अब नहीं बचे हैं जिस तरीके से कवियों की रचनाओं के टाइम पर वो स्थान थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में वह स्थान उजड़ते जा रहे थे जहाँ निराला जैसे कवियों ने इस तरीके की प्रेम कविताएं लिखी थी। इसी समय गुनाहों का देवता, मतलब एक तरफ निराला जो है वो प्रेम कविताएं लिख रहे थे, उनकी कविताएं हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे दर्जे की कविताएं मानी जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसी समय पर गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता नाम से एक उपन्यास आया। ये क्रांतिकारी प्रेम पर एक उपन्यास था। इस उपन्यास में एक क्या कहेंगे भाई, मतलब ये एक उपन्यास प्रेम संबंधों के एक नए आयाम का उपन्यास था, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी कदम था और इस तरीके की चीज़ों को बहुत आसानी से अपनाया नहीं जाता था उस वक्त पर। तो उन्होंने कहा था कि ये क्रांतिकारी उपन्यास है और ये अपने समय को चुनौती देने वाला उपन्यास था, जो कि निराला ने जो एक माहौल बनाया हुआ था उस चीज़ को और आगे बढ़ाने का काम उसने किया था और एक नए तरीके के उपन्यासों का सूत्रपात इन्होंने किया था। धर्मवीर भारती को उन्होंने इलाहाबाद का आखिरी रोमांटिक लेखक कहा। उन्होंने ये भी कहा कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल और श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, जो कि राजनीति पर आधारित था, राग दरबारी, ये सारे के सारे जो हैं इलाहाबाद में बहुत विवादास्पद उपन्यास रहे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी कविताएं भी जो हैं क्या कहते हैं मतलब उनकी कविताओं में भी वो बात नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। उन्होंने इस पेज पर 91 पेज पर उन्होंने जो क्या कहते हैं इलाहाबाद का एक भौगोलिक ह्रास था, मतलब कि भौगोलिक दृष्टि से इलाहाबाद जितना संपन्न पहले था उतना संपन्न अब नहीं रहा था। तो उस संपन्नता जो कि अब विलुप्त हो रही थी उस पर थोड़ा सा दुख उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने बोला कि यहाँ के जो हरे भरे पार्क होते थे, सेंट्रल कैथेड्रल के पार्क थे, मिंटो पार्क था, एल्फ्रेड पार्क की घास सूखने लगी थी, सीनेट हॉल के सामने जो क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े बैनियन ट्रीज थे, उनके आसपास जो घास थी वो सारी की सारी घास जो है अब सूखने लगी थी। इसीलिए कवि कहता है अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, शाम तृण पर बैठने को निरुपमा। ठीक है। उन्होंने इस लेख में निराला का महत्व साहित्य में बहुत अधिक माना है। उन्होंने कहा कि उनकी जो कविताएं थी उनमें कविता और गीत का एक अच्छा क्या कहते हैं संतुलन था, जो उनके जीवन की विषमताओं में असंतुलन में मतलब बदल गया था। उनकी एक महत्वपूर्ण कविता थी तोड़ती पत्थर, बहुत महत्वपूर्ण कविता है उनकी। ये एक मजदूर स्त्री पर लिखी गई कविता थी और निराला अपने समय के एक परिवर्तनकारी रचनाकार रहे थे। निराला का जो समय था वो छायावादी युग था, वो समय राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट समय था, वो समय गांधीवाद का युग था। तो जो निराला थे उन्होंने बहुत सारे नए आविष्कार
हिंदी कविता के लिए की है, जैसे कि उन्होंने एक मुक्त छंद की कल्पना हिंदी कविता को दी, जिसमें कविता को छंद के बंधनों से उन्होंने मुक्त किया। उन्होंने ऐसे ऐसे नए नए विषय लिए जिन पर उससे पहले कभी नहीं लिखा गया था, जैसे कि एक ये कविता है तोड़ती पत्थर, एक कविता है सरोज स्मृति जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी, जो उनसे पहले शायद किसी ने अपनी बेटी पर नहीं लिखी थी। तोड़ती पत्थर एक मजदूर स्त्री पर लिखी गई कविता थी, जो कि उनसे पहले मजदूर जो हैं इसमें हिंदी कविता में कहीं स्थान नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि तोड़ती पत्थर कविता एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता में भी इलाहाबाद का जिक्र किया गया है। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो इसमें इलाहाबाद का जिक्र उन्होंने किया है। तो ये कविता इलाहाबाद के ऊंचे ऊंचे मीनारों को दर्शाती है, उस समय के मजदूरों को दर्शाती है और निराला की एक क्या कहते हैं कि कविता काव्य विषय चुनने के एक समझ को दर्शाती है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे एक नया पड़ाव इस लेख में दिया है, वो है इलाहाबाद में राजनीति का। इलाहाबाद जो है कांग्रेस की राजनीति का केंद्र था। आज़ादी के बाद भी ये सर्वोच्च सत्ता का केंद्र बना रहा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उन्होंने इस बात का स्पेशली जिक्र किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो शुरुआती अधिवेशन होते थे और जो भी मतलब एजेंडा उनके होते थे या उनके जो प्रस्ताव होते थे, उनमें कहीं भी श्रमिक और असंगठित मजदूर नहीं होते थे। यानी कि राजनीति जो थी वो अपर क्लास की थी, लोअर क्लास के लोगों के लिए उसमें जगह नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना में 2-4 साल का अंतर रहा है, तो दोनों का जो निर्माण हुआ था वो आसपास ही हुआ था। मद्रास, मुंबई और कलकत्ता के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही था जो क्या कहते हैं अंग्रेजी कल्चर को और वहाँ के अंग्रेजी वातावरण का केंद्र बना हुआ था। उस समय उन्होंने अंग्रेज कला और अंग्रेजी साम्राज्य की छाप उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखी थी। उन्होंने ये माना था कि अंग्रेजियत का बहुत अधिक प्रभाव इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर है। इसके साथ साथ उन्होंने हाई कोर्ट को भी इसी दृष्टि से देखा और उन्होंने माना कि वो भी ब्रिटिश न्याय का ही एक हिस्सा बना हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात बोली कि हाई कोर्ट के जितने भी ये क्या कहते हैं ये थे जजेस थे या जो भी वहाँ पे काम करते थे वो लोग, और हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय, इसमें जितने भी लोग हुआ करते थे, वहाँ की शिक्षा प्रणाली और जो न्याय व्यवस्था थी, इन सब ही चीज़ों से मजदूर और जो श्रमिक वर्ग था वो बिल्कुल नदारद था, बिल्कुल साइडलाइन था। तो यानी कि उस समय पर मजदूर जो थे वो किसी की भी परिकल्पना में, किसी के भी दिमाग में नहीं हुआ करते थे कि उनको भी कुछ चाहिए या उनकी भी कुछ डिमांड हो सकती है या उनके प्रति भी कोई कर्तव्य है। तो उन्होंने यही बात बोली है कि इन लोगों से अधिक रचनाकारों ने इस वर्ग के बारे में सोचा और उसमें भी उन्होंने निराला का नाम स्पेशली लिया है। उन्होंने एक चीज़ और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के लिए सत्ता सूत्र हमेशा से मौजूद थे और इसीलिए वो अंग्रेज़ों की सत्ता का एक बड़ा केंद्र था। इसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भी इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इलाहाबाद है वो धर्म स्थान और ये क्या कहेंगे, धर्म स्थान और अखाड़ों का केंद्र था। धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा इलाहाबाद था और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान यहाँ होते रहे हैं, इसमें इसका एक पूरा का पूरा जाल यहाँ बिछा हुआ है जिसमें लोगों को फंसाया जाता रहा है। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके के माहौल में धार्मिक कर्म कांडों में निचली जातियाँ या मजदूर वर्ग ये सब इसमें नहीं होते थे, क्योंकि ये इन लोगों के लिए अहमियत रखने वाला वर्ग नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि शूद्र और शोषित वर्ग जो है वो कभी भी किसी की भी प्रायोरिटी पर नहीं था। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि निराला से पहले साहित्य की जितनी भी शाखाएं रही हैं वो सारी शाखा उन सभी जगहों पर श्रमिकों के सवाल नहीं थे, श्रमिक उनके सोच के दायरे में नहीं हुआ करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पहली धाराएं रही हैं वो सारी की सारी शोषक धाराएं रही हैं, वो उनमें शोषितों का स्थान नहीं था और ये सारी की सारी बहुत प्रबल धाराएं रही थी। उन्होंने तोड़ती पत्थर कविता की बात फिर से की है और बार बार की है कि तोड़ती पत्थर कविता जो है इनकी
एक महत्वपूर्ण तोड़ती पत्थर के माध्यम से उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि राष्ट्रीय राजनीति में जहां मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी, वो इम्पोर्टेंस राजनीति ने उन्हें नहीं दी। वो इम्पोर्टेंस कवि निराला ने दी। उनके लिए श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जबकि राजनीति के लिए भी श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग महत्वपूर्ण होना चाहिए था। उन्होंने इस कविता के माध्यम से, तोड़ती पत्थर कविता के माध्यम से इस ओर इशारा किया है कि राजनेताओं की बजाय निराला ने मजदूरों को अपनी कविता में स्थान दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली है कि इलाहाबाद ना तो पुराना बच पाया है और ना ही उसमें कुछ नया हो पा रहा है। ये एक बहुत गंभीर समस्या ज्ञानरंजन को लगी, अपने जिसका जिक्र उन्होंने इस लेख में किया है कि मतलब ये एक इलाहाबाद का जो ह्रास हो रहा है, उस ह्रास की ओर संकेत करता हुआ ये वाक्य है। उन्होंने कहा कि इसके कारण क्या थे। इसके कारण है कुशिक्षा, अन्याय, धर्महीनता, जो कि क्या कहेंगे कि न्यायालय और धर्म स्थलों पर बहुत अधिक फैल गई है, उसकी बुनियादों में वो जम चुकी है। इसके कारण जो है इलाहाबाद का जो है ह्रास हो रहा है। इलाहाबाद पुराने अर्थों में इलाहाबाद नहीं बच पाया है। इसके साथ साथ बार बार इलाहाबाद को याद करते हुए इस लेख में इस लेख में ज्ञानरंजन जो है इलाहाबाद को बार बार याद करते हैं, उसकी प्रकृति को, उसके सौंदर्य को बार बार याद करते हैं और इसी तरीके से उसे याद करते हुए कह रहे हैं कि इसका जो सौंदर्य था, इसकी जो प्रकृति थी वो बहुत चमकदार थी, बहुत सुंदर ये शहर रहा है। स्पेशली यहाँ के जो घाट रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत रहे हैं। उन्होंने इस घाट की बात करते हुए उन्होंने केवट प्रसंग का भी जिक्र किया है। केवट प्रसंग के बारे में आप जानते होंगे कि जब राम वनवास के लिए जाते हैं और सुमंत उन्हें नदी के पास छोड़कर जाते हैं, तब वहाँ एक नाव से उन्हें नदी पार करनी होती है। तो वहाँ जो नाव चलाने वाला नाविक होता है, नाविक जो है मजदूर वर्ग का व्यक्ति था, छोटे तबके का व्यक्ति था, वो नाव में श्री राम को बिठाने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि उनके पैरों के छूने से पत्थर जो है वो स्त्री का रूप, यानी कि अहिल्या जो है वो स्त्री बन जाती थी पत्थर से। तो वो इसके पीछे हालांकि केवट का उद्देश्य ये था कि वो श्री राम के पैर छूना चाहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर उनके पैर पखारे थे, पैर धोए थे गंगा जल से, और उसके बाद उन्होंने उनको अपनी नाव में बैठने दिया था। तो इस तरीके का जो लोक जीवन से जुड़ी जो ये कथाएं थी, लोक जीवन का जो ये अंग था और जो मेहनत कश व्यक्ति था वो हमारी लोक कथाओं में, लोक जीवन में जीवित था। तो उसका जो संबंध था वो इलाहाबाद से ही था। तो इस बात की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मतलब मन में वो कहीं ना कहीं दुखी रहे हैं कि ये सौंदर्य जाने अब कहाँ चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब मतलब पहले इतना ये महत्वपूर्ण हुआ करता था, अब जो धर्म स्थल हैं, विश्वविद्यालय हैं, न्यायालय, जिन पर अंग्रेजियत की छाप पड़ गई है, उन्होंने जो है इसके सौंदर्य को थोड़ा सा क्षीण कर दिया है, कम कर दिया है। इसी तरह वे कह रहे हैं कि इलाहाबाद में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, इतने परिवर्तन कि जब हम पुरानी बात याद करते हैं तो वो बहुत ही पुरानी चीज़ लगती है, क्योंकि अब परिवर्तन बहुत अधिक उस इलाहाबाद में आ गए हैं। इसके साथ साथ वो इस परिवर्तन को जब याद करते हैं और वो घाटों की तुलना, जो अब घाट हैं उनकी तुलना जब पुराने समय के घाटों से करते हैं, तो वो उसके सौंदर्य को याद करते हुए वो सारी बातें बोलते हैं कि तब गंगा और यमुना के जो पुल थे उसमें अथाह पानी हुआ करता था, छपाक छपाक की आवाज़ें आया करती थी। संगम से 2 किलोमीटर दूर तैराक जो थे वो बलुआ घाट से नदी में छलांग लगाया करते थे, और उनकी छपाक, जैसे वो कूदते थे तो उनके कूदने की जो छपाक की आवाज़ आती थी वो सुनाई देती थी। इसके साथ साथ जब नाव चलती थी तो नाव चलाने के लिए जो चप्पू चलाया जाता है उसकी जो ध्वनि थी वो बहुत खूबसूरत लगती थी, सुनने में कानों को कर्ण प्रिय होती थी, कानों को बहुत मधुरता प्रदान करती थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब नाविक नाव चलाता था तो उसका जो एक तारतम्यता होती थी, एक जो उसमें लय होती थी, वो बिल्कुल संगीत के स्वरों जैसी लगती थी। और उन्होंने
फिर इन सब चीज़ों को याद करते हुए आज की स्थिति से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इलाहाबाद के सारे की सारी जो घास है, जो खूबसूरती है, वो सूखने लगी और इसको सूखते सूखते नदियां जो हैं वो रेतों में परिवर्तित होने लगी। इसका एक मतलब ये नहीं है कि नदियां बिल्कुल सूख गई हैं, इसका कहने का मतलब है नदी का सूख जाना यानी कि भावनाओं का मर जाना यहाँ पर बताया गया है। इसी संदर्भ में उन्होंने निराला की एक और कविता की और पंक्तियों की बात कही है। श्वेत निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। इन पंक्तियों का मतलब है कि जो सारा जल है इसका नदी का वो सूख गया है और तन जो है, शरीर जो है वो रेत के समान रह गया है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो नदी के किनारे हैं वो सिकुड़ गए हैं और ये सिकुड़न जो है निराला के जीवन में भी आए। निराला जो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं और वो बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन यापन किया, उसी का जिक्र इन पंक्तियों में उन्होंने किया है और साथ साथ इलाहाबाद के किनारों का जिक्र भी इसमें किया गया है। इसके बाद वो आधुनिक हिंदी कविता की यात्रा की बात करते हैं कि जब हम आधुनिक हिंदी कविता की यात्रा की बात करते हैं तो उस कविता को की जो शुरुआत है वो निराला से होते हुए मुक्तिबोध की। और हाँ, उन्होंने बाद के जो 3 प्रमुख लेखक माने हैं उसमें उन्होंने मलयज का नाम, मुक्तिबोध और अज्ञेय का नाम स्पेशली लिया है। उन्होंने ये कहा है कि नई कविता की जब हम बात करते हैं, आधुनिक कविता की जब हम बात करते हैं तब इन तीनों का नाम तो प्रमुख है ही, लेकिन इससे भी पहले निराला बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं और निराला को छोड़े बिना हम मुक्तिबोध, मलयज और अज्ञेय तक नहीं पहुंच सकते। ये तीनों चारों जो जिन कवियों के नाम मैंने लिए हिंदी के बहुत बड़े और जाने माने कवि हैं और हिंदी कविता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह उन्होंने फिर मलयज की बात कही है। मलयज जो है आलोचना के क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम है और उन्होंने ये भी कहा कि मलयज से उनकी जो मुलाकात थी वो इलाहाबाद में ही हुई थी और उन्होंने बताया कि जो मलयज थे उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। आलोचना का जो एक ढर्रा चल रहा था, एक परिपाटी चल रही थी, उस परिपाटी को तोड़कर उन्होंने एक नई परिपाटी का जन्म किया था और उन्होंने ये कहा था कि उनका जो लेखन था वो इसमें हिंदी आलोचना में नए नए विषयों को लेकर आ रहा था, नए तरीके की आलोचना को वो लेकर आ रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी आलोचना से जो साम्राज्यवादी आलोचना, जो पुरानी आलोचना चल रही थी जिसने पूरा एक साम्राज्य स्थापित कर रखा था कि आलोचना की यही प्रतिमान है, उन सबको उन्होंने तोड़ दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद ने कविता के साथ साथ गद्य को भी, गद्य होता है जो कविता नहीं होती, यानी कि कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, नाटक, ये सब होते हैं। तो इसकी बात उन्होंने कही थी कि इलाहाबाद ने कविता के अलावा गद्य को भी बहुत स्थान दिया है। इसमें उन्होंने रामनाथ सुमन की पॉलिटिकल बायोग्राफी का गद्य का जिक्र किया है। विजयदेव नारायण शाही, बलवंत सिंह और अमरकांत के साथ उन्होंने नरेश मेहता के यह पथ बंधु के गद्य का जिक्र किया है। उन्होंने मलयज के गद्य का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने उनकी समर्थ शैली, रचना शैली और उनकी मौलिकता को बहुत सराहा है। उन्होंने मलयज ने सरोज स्मृति, जो कि निराला की एक इम्पॉर्टेंट कविता है जो उन्होंने अपनी बेटी के मरने के बाद लिखी थी, उस कविता की बात करते हुए कहा कि जो मलयज ने सरोज स्मृति पर जो आर्टिकल लिखे उसने जो है, जो बहुत बड़े बड़े आलोचक थे, दिग्गज आलोचक थे, उन सबसे भी बढ़कर उसमें अपनी आलोचना में सरोज स्मृति के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मलयज जो है आलोचना का एक बदलता हुआ चेहरा थे। इसके साथ साथ उन्होंने क्या नाम है, अशोक वाजपेयी पर भी टिप्पणी की कि वैसा साहसपूर्ण, सच, सुराज और स्वायत्तता का ढोल पीटने वाले जो थे, क्या कहते हैं, अशोक वाजपेयी, उनसे भी बेहतर उन्होंने लिखा था। इसके साथ साथ उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में जो बड़े नाम हैं, नामवर सिंह और इसके अलावा कुछ और
आलोचना के क्षेत्र का जो नामवर सिंह जो है बड़ा नाम है, उन्होंने कहा था कि मलयज का गद्य जो है उनके टक्कर का गद्य होता था, आलोचना होती थी। और उन्होंने मलयज की स्थिति के बारे में ये भी कहा कि जब भैरव जी के पास वो अपनी एक कहानी छपवाने के लिए गए थे तो उन्होंने उन्हें यह कहकर नकार दिया था कि उनकी कहानी इसलिए नहीं छापी जाएगी क्योंकि वो परिमल से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बताया कि हिंदी आलोचना में ये जो साहस था वो सिर्फ मलयज में था कि पुरानी आलोचना के जो प्रतिमान थे उसको उन्होंने तोड़ दिया था। उन्होंने जिन 3 बड़े आलोचकों का जो त्रिकोण था वो थे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह और अशोक वाजपेयी। इन तीनों का जो त्रिकोण था, इस त्रिकोण के अंदर उन्होंने एक सक्रियता दिखाई थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि रामविलास शर्मा जो हैं वो तथ्यों के सम्राट थे, अपनी आलोचना में वो तथ्यों को लेकर आते थे। नामवर सिंह जो थे जिरह को अपने मन मुताबिक वो जिन चीज़ों को मोड़ने तोड़ने में उस्ताद थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो अशोक वाजपेयी थे उनकी जो आलोचना की विशेषता थी कि वो उबे हुए सूखे लोगों में जो है अपनी आलोचना के माध्यम से एक चमक पैदा कर सकते थे। लेकिन मलयज ने इन तीनों ही तरीके की आलोचना को साइडलाइन करके एक अलग राह और कठिन राह पकड़ी थी। इसके बाद उन्होंने अज्ञेय की विशेषता के बारे में बताया। अज्ञेय भी इलाहाबाद में काफ़ी समय तक रहे थे और उन्होंने बताया कि अज्ञेय जो है काफ़ी समय तक जो है इलाहाबाद की जो विशाल सिविल लाइंस वाली जो सड़कें थी, साफ़ सुथरी सड़कें थी, उन पर वो घूमा करते थे। वो ड्रम रोड की तरफ भी जाते थे, वहाँ पर घूमकर वो कुछ अनुभव ग्रहण करते थे जिससे उन्हें लिखने की प्रेरणा मिलती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने जीवन काल में अज्ञेय जो थे उनके कोई मित्र नहीं रहे थे, उनके भक्त थे, उनके अनुयायी थे, उनकी प्रशंसा करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उनके मित्र नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र इसमें ज्ञान रंजन ने किया है। उन्होंने बताया कि उनके कुछ मित्र थे, एक तो देव कुमार थे, एक थे प्रभात। ये तीनों मतलब खुद ज्ञान रंजन, प्रभात और देव कुमार, ये तीनों जो हैं मित्र थे और ये खूब उस समय यंग थे तो खूब घुमा फिरा करते थे। और जो बड़े बड़े लेखक होते थे जिनके नाम मैंने भी बताए हैं, जैसे अज्ञेय को इन लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है और बाकी रचनाकारों को भी इन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो इसी क्रम में वो बता रहे हैं कि जो देव कुमार थे उनकी जो कविताएं थी वो अज्ञेय ने सुनी थी और अज्ञेय को उनकी कविताएं बहुत पसंद आई थी। तो वे अपने ग्रुप में देव कुमार को बहुत जीनियस मानते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अज्ञेय का एक नोट था, एक छोटी सी चिट्ठी थी, वो जो है उन्होंने एक कवित्री थी, बोहेमियन कवित्री, उनको लिखी थी। वो एक छोटा सा प्रेम पत्र था जो देव कुमार के हाथ लगा था और देव कुमार ने फिर उन्हें उन सबको पढ़कर सुनाया था। तो उस पर इन लोगों ने कहा कि अज्ञेय जी ने प्रेम कविताएं भी बहुत लिखी थी और उनका जो प्रेम था वो रूखा सूखा प्रेम नहीं था, एक क्या कहेंगे कि एक अंतःस्थल का प्रेम था, एक एकांत प्रेम था। और उन्होंने यही कहा कि उस समय जो अज्ञेय जिस प्रेम को जी रहे थे वो अब यहाँ इलाहाबाद से थोड़ा सा गायब सा होता जा रहा है और फिर से वो वही पंक्तियाँ दोहराते हैं, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। इसके बाद उन्होंने इनके क्या नाम है अज्ञेय की प्रशंसा करते हुए कहा है कि अज्ञेय एक कल्चर मोती की तरह थे। पहली पारी में वो एक जन्मजात संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत साधना की और उन्होंने अपने आप को बहुत परिपक्व बनाया और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में सामने आए। और ये इलाहाबाद की एक विशेषता थी कि अज्ञेय इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अज्ञेय को एकांत से बहुत लगाव था, इसीलिए वे कह रहे हैं कि जो एक छोटा सा प्रेम पत्र उन्हें मिला था, एक शॉर्ट नोट, एक चिट्ठी सी उन्हें चिट मिली थी, उसमें उन्होंने यही बताया कि शायद एकांत की तलाश में उन्होंने सैकत तट पर प्रेम नहीं विचार के लिए कवित्री को बुलाया होगा, क्योंकि अज्ञेय सारा जीवन अपने अजूबे एकांतों के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहे हैं। ये पंक्तियाँ पेज नंबर 100 पर लिखी हुई हैं किताब के, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि अज्ञेय जो हैं उन्हें
एकांत से, अकेलेपन से बहुत प्रेम था। इसके बाद उन्होंने जो जिस तीसरे कवि की बात की वो थी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को इलाहाबाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ समय ही उन्होंने सुना। वो बता रहे थे कि उन्हें गिरजा कुमार माथुर लेकर आए थे और आकाशवाणी उस समय कविता पाठ के लिए खुला मंच हुआ करता था और मुक्तिबोध की कविता उन्होंने वहीं सुनी थी। उन्होंने बताया कि मुक्तिबोध की कविताएं बहुत प्रभावित करने वाली कविताएं थी और आकाशवाणी पर उन्होंने अपनी जो कविता सुनाई उसका नाम था औरांग उटांग। ये कविता जब मुक्तिबोध पढ़ रहे थे अपनी कविता, तब उनकी टांगें कांप रही थी और उनका स्वर भी थोड़ा कांप रहा था, क्योंकि उस कविता का विषय ही कुछ इस प्रकार था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुक्तिबोध थे वो बहुत मतलब लोगों के अंतःस्थल को छू देने वाले कवि थे और इलाहाबाद से उनका जुड़ाव रहा है, तो ये इलाहाबाद की समृद्धि को बढ़ाने वाला रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद जो है गोपनीयता और चुप्पियों का शहर रहा है। इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, इसमें बहुत सारी साहित्य की धाराएं छुपी हुई थी। जिस प्रकार इसके लिए उन्होंने कुछ उपमान दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार चींटियां होती हैं वो कब कहाँ से निकल आती हैं और एक पंक्तियां बना लेती हैं और फिर जाने कहाँ गायब हो जाती हैं, इसका कोई सुराग नहीं मिलता। उसी तरीके से यहाँ पर भी साहित्य की बहुत सारी शाखाएं पैदा हुई हैं और कब वो समाप्त हो गई हैं इसका भी पता नहीं चल पाया। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार तितलियां होती हैं वो कहाँ से आती हैं, उनका मूल स्थान क्या है नहीं पता चल पाता। और उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से यहाँ पर खूब सारे विषय और खूब सारी शाखाएं साहित्य की पैदा हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक रचनात्मक प्रक्रिया हमेशा चलती रही है, जिसके कारण जो क्या कहते हैं इलाहाबाद जो है वो हमेशा साहित्यिक रूप से समृद्ध शहर रहा है। उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि इसमें इलाहाबाद जो है मात्र पन्नों पे लिख देने वाला शहर नहीं है कि जिसे पन्नों पर लिख दें और उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर इलाहाबाद को जानना है तो उसे कुछ इस तरीके से जानना पड़ेगा जैसे कोई तैराक अपने फेफड़ों में खूब हवा भरकर और बहुत देर तक अपने सांस को बांधे रखने की क्षमता रखे और उसमें गहरे तक डूब जाए, तभी वो उसे पानी के तह को या उसकी गहराई को जान सकता है। उसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद को जानना है तो इलाहाबाद की तहों तक जाना ज़रूरी है, वो मात्र पन्नों में लिखने के माध्यम से समझ में आ जाने वाला शहर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इलाहाबाद के लिए मेरी यही शैली है, यह शहर कभी भी किसी भी चमकीले शहर को पछाड़ नहीं सकता। इसके साथ साथ उन्होंने इलाहाबाद की तुलना शुरू में ही पेरिस से की थी, तो वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद से मैंने पेरिस से इसकी तुलना तो की थी, लेकिन वो पेरिस से बहुत बेहतर है, क्योंकि पेरिस जो है अब कब्रिस्तान की याद दिलाता है। लंदन में जो लड़के हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं। दिल्ली हाँ जी का शहर बन गया है, मतलब वहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहने लगी हैं। लेकिन इलाहाबाद जो है अभी भी उसमें बहुत कुछ है जिसे ढूंढा जा सकता है, जिसे खोजा जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे शानदार और दमदार शहरों में से एक है इलाहाबाद, बस उसकी जो खूबसूरती है उसको फिर से टटोलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के अमरूद बड़े फेमस हैं, जो अब एक क्या कहेंगे फ्रेग्रेंस ऑफ गुआवा का जो एक कॉन्सेप्ट है जो कि विदेशों में भी फैला हुआ है, तो इलाहाबाद की पहुँच जो है वो बहुत दूर दूर तक है। इसी तरीके से इस लेख का अंत करते करते वो कह रहे हैं कि मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, इतना है कि जो समाप्त नहीं हो सकता। तो वो लास्ट में कह रहे हैं कि अनगढ़ सी इस रचना को जो असमाप्त है और जिसे अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, यानी कि उन्होंने जितना इस लेख में बताया उससे कहीं ज़्यादा उनके पास है लिखने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैं इसे समाप्त नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इस लेख को अधूरा छोड़ा है, क्योंकि अभी वो पूरा इसको नहीं बता पाए हैं। और अंत में उन्होंने यही कहा है कि उत्तर आधुनिकता से जुड़ी हुई एक कविता का जिक्र, अंग्रेजी कविता का जिक्र उन्होंने अंत में इस कविता में किया है कि मेरे पास अभी लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि धीरेन्द्र वर्मा और रघुवंश जी जो थे उनके गुरु थे,
तो वो कह रहे थे कि उनकी मुस्कान एक देखने के लिए हम आजीवन तरसते रहे। तो उनकी जो गंभीरता है, उसी गंभीरता के साथ मैं इस लेख को समाप्त करता हूँ। और आखिर में वो एक कविता, अंग्रेजी की कविता लिखते हैं, यू सेड आई विल गो टू अनदर लैंड, गो टू अनदर सी। इस कविता की इन पंक्तियों के साथ, ये थोड़ी सी लंबी कविता है, इस कविता के साथ वो इस लेख का अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपके इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी जिज्ञासाओं को शांत किया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस इस चैप्टर को आसान से आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। उम्मीद करती हूँ समझा पाई होंगी। कुछ प्रश्न हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।